अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के उत इतिहास की ओर, जिसमें किसी शासक वंश का जिक्र हो। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ की एक सामान्य बात की, ये देखा कि कितना पुराना हमारे यहाँ का इतिहास है, पौराणिक इतिहास से इसका कितना संबंध है, यहाँ के अवशेष क्या हैं जिससे हमें कुछ प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है, ये हमने संक्षिप्त में समझा। अब हम चलते हैं रतनपुर के कलचुरी वंश की ओर। रतनपुर का नाम आपने सुना है, देखिए रतनपुर कहाँ है। आज भी बहुत दर्शनीय स्थल माना जाता है और दूर दूर से लोग रतनपुर के मंदिरों में अपनी आस्था रखने वाले लोग वहाँ जाते हैं भारी संख्या में। इस रतनपुर के में कलचुरी वंश का शासन था। 990 से लेकर 1741 यानी लगभग 800 वर्ष का काल, 750 वर्ष का काल इस क्षेत्र में कलचुरी वंश के राजाओं ने निकाला। बहुत लंबा शासन, और संभवतः या निश्चित रूप से बल्कि कहना चाहिए कि किसी भी एक क्षेत्र में किसी एक वंश के द्वारा इतने लंबे काल तक शासन भारत के किसी अन्य क्षेत्र के इतिहास में नहीं मिलता। ये अपने में एक अनूठी जानकारी है, अनूठी बात है। वंश का अर्थ आप समझते ही हैं। पिताजी की डेथ हुई तो उनके स्वर्गवास होने के बाद उनका बेटा, उनकी डेथ पर बेटे का बेटा, फिर ऐसे कई लोग राजा एक ही वंश से जुड़े हुए 750 वर्ष तक शासन करें और उन्हें किसी भी तरह का यहाँ विरोध का सामना न करना पड़े और वे लोग शांतिपूर्वक इतने लंबे काल शासन करें, ये स्वयं में एक अनोखी बात है। सबसे अनोखी तो यही है कि एक वंश के द्वारा इतने लंबे काल तक शासन करना अपने में स्वयं में यूनिक है। पूरे भारत के इतिहास में कहीं और कोई उदाहरण नहीं है। ये कलचुरी वंश जो है, इसे उसका पूरा नाम है कलचुरी राजवंश। इस बहुत प्राचीन राजवंश के जो स्थापना की बात होती है, सबसे पहले ये महिष्मती और बाद में जबलपुर के निकट त्रिपुरी था। यहाँ के लोग मूल शासक थे, जबलपुर के पास के महिष्मती के पास। इसी त्रिपुरी की लाहौरी शाखा ने, ये जो त्रिपुरी में जो शासक थे, इसकी एक शाखा, इसके परिवार से एक वंश आगे बढ़ता है और वह छत्तीसगढ़ में अपना राज्य स्थापित करता है। तो मूलतः ये लोग जबलपुर के आसपास के थे। वहाँ से उनके परिवार का एक हिस्सा इस ओर मुड़ता है और छत्तीसगढ़ में अपनी शासन बनाता है। तो ये हो गई इस सब यूनिक वंश के बारे में संक्षिप्त में इनका ओरिजिन क्या है। कलचुरी शासक कई कारणों से प्रसिद्ध हैं। शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया और कई मठ बनवाए। प्राकृत भाषा के कवियों को भी राज्याश्रय दिया। जबकि मैंने पूर्व में बताया कि काल यक्ष और इसके अलावा जो सुतनुता, ये दो लोग जो थे, इनका पाली भाषा में इनके बारे में काफ़ी जिक्र है। लेकिन यहाँ हम बता दें कि कलचुरी शासकों ने प्राकृत भाषा में ध्यान दिया और प्राकृत भाषा में से जुड़े हुए कवियों को राज्याश्रय दिया। रतनपुर के पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक मंदिर है जिसका नाम है एकवीरा देवी मंदिर। इस मंदिर में भी प्राकृत भाषा में एक शिलालेख मिला है। प्राकृत भाषा में एक शिलालेख मिला है और उस शिलालेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस काल में, अर्थात कलचुरी शासन में, प्राकृत भाषा में काव्य रचना होती थी। अर्थात राज्य सत्ता के आसपास की जो भाषा थी मूलतः वह प्राकृत थी। 17वीं सदी में एक कवि आते हैं हिंदी के, उनका नाम था कवि गोपाल।
जाति के ब्राह्मण, पिता का नाम गंगाराम और पुत्र का नाम माखन। पर जो कवि था उनका नाम था कवि गोपाल। ये बड़े विख्यात कवि हुए और 17वीं सदी अर्थात यदि सही वर्ष जाने तो 1660-61 में इनका जन्म माना गया है। ये रतनपुर के राज दरबार में ही राजसिंह नाम के शासक के दरबार में थे। कवि गोपाल, उनका जो जीवन है वो मुख्य रूप से धार्मिक था और धर्म उनके जीवन का मुख्य आधार था। बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिसमें खूब तमाशा, जैमिनी, अश्वमेध, सुदामाचरित, चिंतामणि, राम प्रताप, इतने ग्रंथों की रचना किसी एक काल के कवि के द्वारा हिंदी भाषा में, जहाँ प्राकृत का थोड़ा बोलबाला मालूम होता है, वो भी राज्याश्रय में, ये भी स्वयं में एक अनोखा उदाहरण है। खूब तमाशा, वह पुस्तक जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया, वो तो कवि के पांडित्य का, कवि की विद्वत्ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है। चिंतामणि, राजप्रसाद, ये दोनों प्रबंध काव्य हैं। इनमें से एक कृष्ण तो दूसरा राम काव्य है। आज भी इनकी बहुत सी पुस्तकें अप्रकाशित हैं, जबकि कुछ प्रकाशित हो चुकी हैं। कहने का तात्पर्य ये कि कलचुरी शासन में कवियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, प्राकृत भाषा को भी मिला, और हिंदी के जो एक कवि हुए, कवि गोपाल, वे बड़े अनूठे कवि हुए। अपनी विद्वत्ता के लिए, काव्य रचना के लिए बहुत जाने जाते हैं। इतनी ज़्यादा उन्होंने लिखा है कि आज भी उनकी बहुत सी कविताएं, लेखनी अप्रकाशित हैं। एक दूसरे थे रेवाराम बाबू, 1850 का जन्म, इसी क्षेत्र के थे। उन्हीं लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो हमारे इस दक्षिण कौशल के क्षेत्र में ही बले पढ़े। श्री रेवाराम बाबूजी हिंदी, संस्कृत और उर्दू के भी विद्वान थे। तो अब देखिए, छत्तीसगढ़ और उर्दू का संबंध भी हम समझते हैं। उनके काल में मराठा शासन था, आपको याद होगा। 1850 के आसपास महाराष्ट्र क्षेत्र में पेशवाओं का बोलबाला था। तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, ये इसी काल के हैं। रानी झांसी, और 1850 में ब्रिटिश सत्ता जो ईस्ट इंडिया के तहत उस समय थी, वो अपने चरम पर थी। तभी तो 1857 की क्रांति होती है और भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास चली जाती है, जो पहले एक कंपनी के पास थी। इस काल में ही रेवाराम बाबूजी का जन्म होता है, मराठा शासन रहता है। रेवाराम बाबूजी की जो पत्नी थी, उनका नाम फदरीबाई था, और इनके जीवन का आधार तो लेखन था। जैसा पूर्व में मैंने बताया कि कवि गोपाल के जीवन का आधार धर्म था। बेसिकली रेवाराम बाबूजी, उनके जीवन का आधार लेखन था, अर्थात लेखनी पर बहुत विश्वास करते थे। बड़े उदार व्यक्ति, लेकिन स्वाभिमानी। 1850 में जन्म, तो 1930 के आसपास उनकी मृत्यु हुई है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने उफान पर था। महात्मा गांधी आ चुके थे और राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर था। उस दौरान उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने, रेवाराम बाबूजी ने 13 ग्रंथों की रचना की। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। इन 13 ग्रंथों में कुछ के नाम जैसे सार रामायण दीपिका, विक्रम विलास, गंगा लहरी, ब्राह्मण स्रोत, गीता माधव महाकाव्य, नर्मदा कंटक, दोहावली, रत्न परीक्षा, माता के भजन,
कृष्ण लीला के भजन, लोक लावण्य वृत्तांत, रतनपुर का इतिहास, रामाश्वमेध आदि शामिल हैं। 13 ग्रंथों के देखिए नामों से ही आपको लगेगा कि कितनी विस्तृत जानकारी विभिन्न क्षेत्रों की रेवाराम बाबूजी को थी, कि इन पुस्तकों के शीर्षक से आप समझ सकते हैं उनके ज्ञान की गहराई। हमें ऐसे लोगों पर गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ हैज़ एवरी रीज़न टू बी प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, इट्स हेरिटेज, इट्स पास्ट ग्लोरी। ये जो अभिलेख हैं, चाहे वो शिलालेख के रूप में हो, चाहे लेखनी के रूप में हो, उससे साफ है कि कलचुरी काल जो है, जैसा मैंने पहले बताया, शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया और कई मठ बनाए। तो इस काल में छत्तीसगढ़ शिक्षा की दृष्टि से बड़ा समृद्ध माना जाता था। आप तुलना कर सकते हैं कि यदि उस काल में शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध था, तो वर्तमान काल की शिक्षा से यदि हम तुलना करें तो आप एक सही पिक्चर पा सकते हैं। इस काल में मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, आरंग, राजिम, रायपुर, खैरागढ़ ये शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, और आज यही क्षेत्र शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। एक आध क्षेत्र और जोड़ सकते हैं, बिलासपुर जैसे इसमें। अर्थात वर्तमान के अधिकतर शिक्षा केंद्रों की प्रमुखता कलचुरी काल से हो गई थी, और कलचुरी शासकों ने शिक्षा के विस्तार के लिए इतना कुछ किया, उस शिक्षा पद्धति को इतना ठोस बनाया कि आज भी ये क्षेत्र शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। ये जो जगह मैंने बताए, यहाँ पर नीति शास्त्र का अध्ययन होता था, धर्म दर्शन का अध्ययन होता था, ज्योतिष का अध्ययन होता था, गणित की भी शिक्षा होती थी, और साथ ही संगीत की भी शिक्षा होती थी। अब हम आते हैं कलचुरी वंश रतनपुर का। रतनपुर का कलचुरी वंश का इतिहास विशेष महत्व का इतिहास है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये जो कलचुरी शासक हैं, ये अपना स्थान बहुत महत्वपूर्ण बनाए हैं। यहाँ का वास्तविक जो राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं, उसका तो हम थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं पूर्व में। शुरू में जो जिक्र किया वो वहाँ का सामाजिक और धार्मिक भौगोलिक अध्ययन था। अब यदि राजनीतिक इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत कलचुरी वंश से ही होती है। अर्थात यह संस्थापक वंश है जिसने यहाँ पर एक तरीके से शासन किया, सत्ता बनाई। लगभग 9 सदी तक, जैसा मैंने बताया, 990 से लेकर 1741 तक का इनका काल रहा, जो बड़ा लंबा है और एकमात्र उदाहरण है इतने लंबे काल का पूरे देश में। कलचुरी राजा जो थे, इनका शासन, जिसमें है वंश मूल रूप से था, जो जबलपुर के आसपास थे, उन्होंने भारत के कई जगहों पे शासन किया। यहाँ का कलचुरी वंश थोड़ा अलग था। ये भी उसी मूल कलचुरी वंश की शाखा थे। तात्पर्य यह है कि कलचुरी वंश का शासन, उस वंश के लोगों का शासन देश के अन्य क्षेत्रों में भी था। उनकी कई शाखाएं थीं, और उन शाखाओं में 2 जो शाखाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई, एक रतनपुर में और दूसरी रायपुर में। तो अब हम रतनपुर के कलचुरी शासक की ओर थोड़ा मुखातिर होते हैं, थोड़ा जानें कि रतनपुर के कलचुरी शासक क्या थे, कैसे थे। 9वीं सदी त्रिपुरी के कलचुरी, जो जबलपुर के पास का क्षेत्र का जो मैंने जिक्र किया, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी शाखा स्थापित की, और इसके शासक का नाम था, संस्थापक शासक कोक्कल प्रथम, अर्थात 850 से 890 ईस्वी।
इनके पुत्र थे शंकरगण द्वितीय, जिसका दूसरा नाम था मुगधंतुंग प्रसिद्ध धवल। इसने कौशल नरेश वाणवंशी विक्रमादित्य प्रथम से पाली प्रदेश जीत लिया। मैं इस बात को पुनः दोहरा दूं, कुक्किल प्रथम 850 से 890, इसका जो एक पुत्र था जिसका नाम था शंकरगण द्वितीय, इसने क्या किया, कौशल नरेश जिसका नाम था वाणवंशी विक्रमादित्य प्रथम, उससे पाली क्षेत्र जीता। पाली क्षेत्र ने बिलासपुर के पास का पाली, उसे अपने कब्जे में लिया, उसे पराजित करके अपने कब्जे में लिया। और यहाँ पर शंकरगण ने इस क्षेत्र में अपने भाई को नियुक्त किया, सत्ता सौंपी। ये जो पाली प्रदेश बना, बिलासपुर के पास के पाली, वो एक प्रदेश का रूप लेता है और उसकी राजधानी बनती तुम्माण, जिसे हम आजकल तुम्मन बोलते हैं, वो बिजला बिलासपुर में है। वो यहाँ के राजा की राजधानी थी और राजा कौन था, शंकरगण का छोटा भाई। इस क्षेत्र में यानी पाली राज्य यानी तुम्मन, यहाँ पर कलचुरियों की 2 या 3 पीढ़ियों ने शासन किया इस जगह पे रहते हुए। उसके बाद कुछ कारणों से वे लोग स्वर्णपुर की ओर जाते हैं, जिसे हम आधुनिक उड़ीसा में सोनपुर के रूप में जानते हैं। तो ये शाखा वहाँ चली जाती है। इसके बाद वे लोग स्वर्णपुर के सोमवंशी शासकों द्वारा पराजित कर दिए जाते हैं और अभिलेखों से ऐसा लगता है कि उसमें स्पष्ट है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज प्रथम और उनके पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण के वहाँ के राजा को हराया। इन्हीं आक्रमणों का उद्देश्य जो था वो सोमवंशी शासकों को पराजित करना था। अर्थात कलचुरी शासक का एक वंश, एक शाखा पाली में आती है, 2-3 वंश तक शासन करती है और इस दौरान दुर्भाग्य से उड़ीसा का एक क्षेत्र है स्वर्णपुर, जो आज सोनपुर कहलाता है, वहाँ के राजा के द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये पाली क्षेत्र बिलासपुर का अब उड़ीसा का एक हिस्सा बन जाता है, या कहना चाहिए स्वर्णपुर राज्य का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन बाद में जो कुछ अभिलेख मिले हैं उसके अनुसार ये स्पष्ट होता है कि कलचुरी शासक जो थे त्रिपुरी के, जबलपुर के ही, उसमें 2 शासक युवराज प्रथम और उनके पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय, इन्होंने वहाँ से आक्रमण किया पुनः और सोनपुर के इस राजा को, शासन को परास्त किया और सफलता मिली इस क्षेत्र को वापस त्रिपुरी वंश को सौंपने में। इन्हीं आक्रमणों का उल्लेख हमें मिलता है जिसको हम कभी कभी पढ़ेंगे, सोमवंशी शासकों को पराजित करने का। निश्चित रूप से कलचुरी शासकों को सफलता मिली सोमवंशी शासकों को पराजित करने में, स्वर्णपुर के सोमवंशी शासकों के। इसके बावजूद भी थोड़ा सा कहीं पर कुछ शंका है। ये ज्ञात नहीं होता कि कौशल में त्रिपुरी नरेश की पुनर्स्थापना हुई थी, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कब्जा तो कर लिया, पराजित किया, लेकिन ये वंश की पुनर्स्थापना नहीं हुई, इस बारे में कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये भी जानकारी नहीं है कि पराजित की स्थापना हुई थी कि नहीं, लेकिन बाद में कोकल्लम द्वितीय के शासनकाल में उसके 18 पुत्रों में से एक कलिंगराज, कोकल्लम द्वितीय के शासनकाल में कोकल्लम द्वितीय के जो 18 पुत्र थे उनमें से एक का नाम था कलिंगराज। कलिंगराज ने अपने बाहुबल से, अपने शक्ति बल से दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्मण नगर, वही बिलासपुर के पास तुम्मम, जहाँ उसके पूर्वजों ने कभी शासन किया था, पुनः वह राजधानी बनाता है और त्रिपुरी के कलचुरी के सामंत के रूप में
शासन संभालता है, स्वतंत्र राज्य नहीं बनाता। त्रिपुरी के जो मूल कलचुरी वंश थे उनके सामंत के रूप में इस क्षेत्र पर अपना प्रशासन प्रारंभ करता है। इस बात की जानकारी स्पष्ट है। त्रिपुरी जबलपुर के कलचुरी वंश की जब पुनर्स्थापना होती है तो प्रारंभिक वर्षों में कोक्कल द्वितीय, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, वह शासन करता है तो इस क्षेत्र को अपने ही कब्जे में रखता है। लेकिन लगभग 1000 ईस्वी में, वर्ष 1000 में, वो अपने पुत्र कलिंगराज को दक्षिण कौशल भेजता है और दक्षिण कौशल के तुम्बर नगर में, जहाँ उसके पूर्वजों ने शासक किया था, अपनी राजधानी बनाता है और इस प्रकार दक्षिण कौशल में कलचुरी शासन का पुनर्स्थापन होता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चूंकि इस पुनर्स्थापन के बाद का कलचुरी शासन 750 वर्ष चला, कलिंगराज को ही छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का संस्थापक राजा माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसका काल है, कलिंगराज का काल है वर्ष 1000 से वर्ष 1020, अर्थात 20 वर्ष का काल। इसके बाद कलिंगराज का पुत्र, जिसका नाम है कमलराज, 1020 से 1045 यानी 25 वर्ष ये तुम्मण का शासक बनता है। बिलासपुर के पास के क्षेत्र से ही सत्ता जारी रखता है। मैं आपको बता दूं, ये लोग सामंत थे। कलचुरी शासक त्रिपुरी के सामंत के रूप में कार्य करते थे। उसने अपने समकालीन जो त्रिपुरी के शासक थे, जिसका नाम था गांगेय देव, उसने भी गांगेय देव के स्वामित्व को स्वीकार किया और अपने को सामंत माना। गांगेय देव ने एक समय उत्कल पर आक्रमण किया। उत्कल अर्थात उड़ीसा का एक क्षेत्र। और जब उत्कल पर आक्रमण किया तो ये कमलराज था। जब वो आक्रमण करता है और गांगेय देव को मदद करता है, सैन्य सहायता देता है। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा में प्राप्त एक ताम्र पत्र से कुछ जानकारी मिली है, जिसके अनुसार कमलराज ने, जो तुम्मण से सामंत के रूप में राज कर रहा था, उसने गांगेय देव को, जो कलचुरी का शासक था, त्रिपुरी कलचुरी का शासक था, उसको पराजित करने के लिए सैन्य सहायता दी और उसकी एवज में बहुतायत रूप से हाथी घोड़े और धन संपत्ति से मिली। इस हमले के दौरान कमलराज ने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से वहाँ से लूटी हुई संपत्ति, हाथी घोड़े धन, ये सब अपने मूल शासक को सौंप दिए। कमलराज ने उत्कल अभियान से लौटते समय, जब वह उत्कल अभियान में गया था त्रिपुरी नरेश के बिहाफ में, उस समय साहिल नामक एक व्यक्ति को साथ लाता है, जो बड़ा बहादुर था, बड़ा वीर था। बाद में इस साहिल नाम के व्यक्ति ने अपने स्वामी कमलराज, जो कि त्रिपुरी वंश के शासक का सामंत था और तुम्मण से शासन कर रहा था, उसके लिए कई नए क्षेत्र जीते। अर्थात तुम्मण का जो क्षेत्र है, तुम्मण राजधानी का जो दायरा था, वह बढ़ा, राज्य में वृद्धि की। तो साहिल व्यक्ति को जरूर याद रखेंगे, जो उड़ीसा से लाया गया था, उत्कल से लाया गया था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर कमलराज ने उसे अपने साथ लाया था। कमलराज के बाद अगला शासक 1045 से 1065, अर्थात पुनः 20 वर्ष का काल, और राजा का नाम रत्नराज प्रथम। रत्नराज कमलराज का पुत्र था
अब ये तुम्मड़ का शासक बनता है। ये जो राजा है रत्नराज, उसने आम के बगीचे बनवाए बड़े बड़े, बहुत सारे फलोद्यान बनवाए और विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। एक गांव है जिसका नाम था मणिपुर। इस पुराने गांव को नगर के रूप में विकसित किया और उसे रत्नपुर का नाम दिया, जो आज रतनपुर कहलाता है। अर्थात रतनपुर के वर्तमान स्वरूप का श्रेय हम रत्नराज प्रथम को देते हैं। रत्नराज प्रथम वह व्यक्ति जो पुनर्स्थापना के बाद आए हुए कलचुरी वंश का तीसरा शासक था, और पूर्व में रत्नपुर का नाम मणिपुर था। तो अब मणि हट गया और उसके बदले रत्न आ गया, और यहाँ पर अपनी राजधानी बनाता है। तुम्मड़ से रत्नराज मूव करता है, जाता है, और अब रतनपुर से शासन करता है। ये जो नई राजधानी बनती है, इसकी समृद्धि को लेकर बहुत सी किंवदंतियां हैं तत्कालीन समृद्धि को लेकर। यहाँ तक कि ये जगह इतनी रिच थी, समृद्ध थी कि इसका नाम कुबेरपुर भी कहा जाने लगा। कुबेर का नगर की उपमा दी गई, क्योंकि कुबेर अर्थात वह व्यक्ति जो बहुत बहुत धनी हो, धन का देवता कुबेर। उससे मणिपुर, जो बाद में रतनपुर, और उपमा के रूप में कुबेरपुर भी कहा है। राजा रत्नराज प्रथम कोरोमंडल के राजा वज्जू की कन्या नोलनल से विवाह करता है। अब कोरोमंडल के राजा की लड़की से उसका विवाह होता है, और इस वैवाहिक संबंध का परिणाम क्या, न केवल उसकी स्थिति मजबूत होती है, बल्कि उसका जो राज्य क्षेत्र है उसमें भी विस्तार होता है।